हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले की वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि मीनिंग, स्कोप एंड डिफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा 4th लेक्चर है और इसमें हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर रहे हैं विथ PYQs शॉर्ट नोट्स। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज इसमें से बहुत सारे PYQs रिपीट हुए हैं इस टॉपिक में से। सो आप इसको बहुत गौर से और अटेंशन से सुनिएगा। सो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाई इट वाज स्टार्टेड, ये क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ट्रेडिशनल जो था, वो बहुत ही बाउंड्रीज़ में लिमिटेड था। वो बस अपने एक कंट्रीज़ को एनालाइज करके उसी का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स के अराउंड रिवॉल्व करता था। लेकिन एज टाइम जैसे बढ़ता गया, उसके साथ साथ ही हमें अदर कंट्रीज़ के भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, एनालाइज करने की हमें ज़रूरत पड़ी। तभी जाके हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ विद द एम ऑफ टू डेवलप ए मोर साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको थियरी साइंटिफिक थियरीज़ को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्ड करना चाहिए, तभी जाके कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। सो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मोटिवेशनल कंसर्न्स क्या थे? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CPA के मोटिवेशनल कंसर्न्स एक तो था कि थियरी बिल्डिंग, यानी अब हम ना बाकी सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस, वहाँ के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करके थियरीज़ फॉर्म करेंगे। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी जिस वक्त CPA इमर्ज हो रहा था, उस वक्त डीकोलोनाइजेशन का पीरियड ऑल्सो जब चल रहा था, तब न्यू डेवलपिंग कंट्रीज़ इमर्ज हो रही थी। तो इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स क्या है, उसे स्टडी करने के लिए भी CPA को स्टार्ट किया गया था। सो ये आपका PYQs बन जाता है, मोटिवेशनल कंसर्न्स ऑफ CPA। एक PYQ में ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद फेरेल हेडी जो हमारे CPA के एक ऑथर रहे हैं, इन्होंने 1960 बताया है कि 1960s का जो पीरियड है वो हेडे ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट है। यानी इन्होंने इस पीरियड को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताया है। इस पीरियड में काफ़ी सारा CPA का लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है। दैट्स व्हाई इन्होंने कहा है कि ये 1960s का जो पीरियड है वो CPA का हेडे है, ठीक है। इसके अलावा निकोलस हेनरी ने डिफ्रेंशिएट किया है कि CPA है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह डिफरेंट है। तो इन्होंने यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स बताए हैं। जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कल्चरल बाउंड है, और जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्रॉस कल्चरल है। क्रॉस कल्चरल क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंट बाउंड्रीज क्रॉस करके डिफरेंट नेशंस के कल्चर्स को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए क्रॉस कल्चरल है। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट इनसाइट्स, न्यू पर्सपेक्टिव मिलेंगे। दैट्स वाई CPA जो है वो क्रॉस कल्चरल है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड है रियल वर्ल्ड में, और जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो थियरी बिल्डिंग है। यानी हम यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ को एनालाइज करके सिर्फ हम थियरी बिल्ड कर रहे हैं, एक डिस्क्रिप्टिव मैटर दे रहे हैं कि भाई दिस एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर इस तरह क्यों है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होता है, जस्ट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मोर और लेस वी आर बिल्डिंग अ थ्योरी, इसीलिए CPA थियरी बिल्डिंग पर मोर ज़्यादा फोकस करता है। अब हम देख लेते हैं कि CPA को ऑथर्स ने किस तरह डिफ़ाइन किया। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट आपके ऑथर्स में जाते हैं जो CPA को जिन्होंने डिफ़ाइन किया। ये एक PYQ है, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। आपसे सारा इम्पॉर्टेंट मैटर मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में प्रेजेंट किया है। मैंने वीडियो के एंड में मैं आपको PYQs भी बताऊँगी कि किस तरह PYQs पूछे गए हैं फ्रॉम दिस कंटेंट। सो जो निम्रॉड है, उन्होंने कहा है कि CPA इज़ ए स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कंपैरेटिव बेसिस। ये इन्होंने डिफिनेशन दिया है CPA का। इसके अलावा जो जॉन एस जुन हैं, उन्होंने कहा है कि CPA हैज़ प्रीडोमिनेंटली क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल इन ओरिएंटेशन। दिस इज़ ऑल्सो योर PYQ। सो ये डिफिनेशंस आपको याद करने होते हैं, क्योंकि डिफिनेशन से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। और CPA के ज़्यादा डिफिनेशंस कुछ है नहीं, तो ये बस दो लोगों ने ही इसको डिफिनेशन दिया है, तो आप इसे अच्छे से रिमाइंड कर लें। इसके अलावा अब CPA स्टार्ट कैसे हुआ था, हम देखते हैं
कि जो CPA है इसका इनिशियल इमरजेंस कैसे हुआ। तो हमारे पास कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ये फॉर्म किया गया था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी के द्वारा। सो 1960s में ये इस्टेब्लिश हुआ, विच वाज एज अ कमेटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कमेटी के तौर पर ये काम करता था। सो जो भी स्कॉलर्स इसे एसोसिएटेड थे, यहाँ पर मैंने इसे ग्रीन पेन से हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द ऑथर्स आर एसोसिएटेड विद द CPA। सो आपको इस सब के नाम यहाँ पर याद रखने हैं, जैसे कि फेडरिक्स है, अल्फ्रेड है, फेरेल हेडी है, ड्वाइट वॉल्डो है, फिर सायर है, मार्टिन है, विलियम है, जॉन है, एंड दिस ऑल ऑथर्स यू शुड रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस बिकॉज क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से ऑथर CPA से एसोसिएटेड है। यहाँ पर ड्वाइट वॉल्डो की एक बुक भी है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन prologue problems and promises. This question was asked in 2024 only in the cancel paper one. So you should remember this all. This is important one. हाँ, इसके अलावा ये जो ऑथर्स हैं ना, इन्होंने अपने अपने व्यूज़ CPA पे दिए हैं, लेकिन जो भी बहुत इसका इम्पोर्टेंट और इमर्जिंग जो ऑथर है वो फेडरिक्स है। फेडरिक्स को फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा बुक्स भी इसके ऊपर ऑथर किए हैं। इनके यहाँ पर जो 7 बुक है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इसमें से PYQs पूछे गए हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है इनके बुक्स को, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं बुक्स के, इधर ये पूछते हैं कि ये बुक्स किसके रिलेटेड है, अदरवाइज दिल लास्ट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको फ्रेम करना होता है। तो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने डेली रूटीन में। इसे एक एक बुक इसके आप याद करते रहेंगे, जैसे कि इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अप्लाइड प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, एंड देन प्रिज्मेटिक सोसाइटी रीविजिट है। तो मैंने यहाँ पर सम बुक्स के ईयर्स नहीं डाले हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन बुक्स के ईयर्स कौन कौन से थे जो मैंने यहाँ पर नहीं डाले हैं, जैसे दिस ऑल। ओके, सो इसके बाद जो फेडरिक है हमारे कैग के चेयरमैन रहे हैं, उसके बाद जो कैग के चेयरमैन रहे हैं वो है रिचर्ड गैबल। फेडरिक जब रिटायर हो गए थे, जब रिचर्ड गैबल ने उनकी पोजीशन ली थी, और ये एक PYQ में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है इसको। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि CPA के जो पर्पसेस है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस क्या था। तो हमारे पास 2-3 ऑथर है जिन्होंने इसका पर्पस अपने उनके ओन टर्म्स में बताया है। जैसे फेरेल हेडी है, उन्होंने बताया है कि 5 मोटिवेटिंग कंसर्न्स है CPA के इमर्ज होने के, जैसे कि सर्च फॉर थियोरी। ऑब्वियसली दे वांट टू बिल्ड थियोरी, मतलब वो है ना सारे देशों को कंपेयर करके एक कंक्लूजन निकालना चाहते थे, एक थियोरी बिल्ड करना चाहते थे। एंड आर्ज फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी whatever the theories they are building, they want to practically apply also whatever the results are coming from that. उसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू ब्रॉड फील्ड ऑफ द कंपेटिटिव पॉलिटिक्स, जो कंपेटिटिव पॉलिटिक्स है उसकी फील्ड्स को, उसकी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना चाहते थे, इसीलिए CPA का इमरजेंस हुआ। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर्स, जो भी रिसर्चर्स थे उनका इंटरेस्ट था कि इस फील्ड में इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करें। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि एनालाइजिंग ऑफ द ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको एनालाइज करना चाहते थे। दैट्स वाई CPA का इमरजेंस हुआ। ये हमें फेरेल हेडी यहाँ पर बताते हैं, इन्होंने 5 मोटिवेटिंग कंसर्न्स बताए हैं। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये भी PYQ में आ जाए। उसके अलावा हमारे पास फेडरिक्सन ने बताया है 4 मोटिवेटिंग कंसर्न्स ऑफ CPA। फर्स्ट है कि डिस्टिंक्टिंग फ्यूचर ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम, यानी जो भी पर्टिकुलर सिस्टम्स होते हैं एवरी कंट्रीज़ के, उसके डिस्टिंक्टिव फ्यूचर को एनालाइज करने के लिए CPA बना है। उसके बाद टू एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चरल डिफ्रेंसीशन, कंट्रीज़ में जो भी डिफ्रेंसीशन होते हैं उसके फैक्टर्स को क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बना है। उसके बाद एग्जामाइनिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द सिस्टम, मतलब कोई भी कंट्री का सिस्टम क्यों फेल होता है वो एग्जामाइन करने के लिए CPA बना है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी जो भी कंट्रीज़ में रिफॉर्म्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होते हैं, उसके स्ट्रैटेजीज़ क्या है, ये CPA के कंसर्न्स थे, जो कि वो जानना चाहते थे। इसके अलावा जो ट्रेंड्स हैं CPA के जो ट्रेंड्स हैं, उन्होंने फेडरिक ने बताया है कि CPA के क्या ट्रेंड्स है। तो CPA है ना नॉर्मेटिव स्टडी टू एम्पेरिकल जाना चाहता था, यानी वो जो व्हाट आउट टू बी से व्हाट इट इज़, इट वाज लाइक
ऐसे नहीं कि क्या तुम्हें ये कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, बल्कि कंट्री क्या कर रही है, वो इसका मोटिव था। अदर डिफरेंट वन इज़ एडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक, यानी कोई एक पर्टिकुलर केस स्टडी से नोमोथेटिक यूनिवर्सल जाना है। कोई एक कंट्री से हमें सारे कंट्रीज़ को एनालाइज करके रिजल्ट्स निकालने हैं। नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बाउंड्रीज में नहीं होता है, बल्कि एक्सक्यूज मी, इट इज़ अफेक्टेड फ्रॉम वेरियस अदर फैक्टर्स इन द सोसाइटी। सो जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो सिर्फ नॉन इकोलॉजिकल था, बट हमारा जो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इकोलॉजिकल है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक देख लिया है कि पब्लिक CPA का इमरजेंस क्यों हुआ, उसके ट्रेंड्स क्या है, उसके मोटिवेटिंग कंसर्न्स क्या है। नाउ हम देखेंगे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच फॉर द CPA। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच was given by there was so many authors who gave this conceptual approach to the CPA। हम एक एक करके देख लेते हैं। फेरल हेडी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट, इसका मल्टीपल टाइम्स PYQ रिपीट हुआ है, जो मैंने सैम्पल भी यहाँ पर लगा दिया है आपको। पहले हम देख लेते हैं कि फेरल हेडी ने क्या कहा कि कॉन्सेप्ट CPA का कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या है। इन्होंने बताया है कि मॉडिफाइड ट्रेडिशनल, यानी ट्रेडिशनल के जो भी हमारे ट्रेडिशनल में जिस तरह हम करते थे उसको मॉडिफाई करना चाहिए। डेवलपमेंटल ओरिएंटेड, यानी CPA है ना डेवलपमेंटल ओरिएंटेड है। उसके अलावा जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग थियोरी, कि हम जनरल सिस्टम को एनालाइज करके कंट्रीज़ के एक मॉडल बिल्डिंग थियोरी करेंगे, यानी एक मॉडल बनाएंगे कि किस तरह एक कंट्री होना चाहिए। इसके अलावा मिडिल रेंज थियोरी फॉर्मुलेशन। सो ये 4 जो इन्होंने कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के फैक्टर्स बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा PYQs में पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक देख लेंगे सैम्पल PYQ में, ये 22 का PYQ है, 2022 का। यहाँ पर लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरी इज़ नॉट प्रोपोंडेड बाय फेरल हेडी। मॉडिफाइड ट्रेडिशनलिज्म हमने देखा अभी, डेवलपमेंटल ओरिएंटेड हमने अभी देखा, जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग ये भी हमने देखा, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट मॉडल दिस वाज नॉट देयर, बल्कि इसके बजाय मिडिल रेंज थियोरी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, यहाँ पर इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेंडरसन ने इसके 3 अप्रोचेस दिए थे, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच, इनपुट आउटपुट सिस्टम अप्रोच एंड कंपोनेंट अप्रोच। इसका अभी तक PYQ नहीं पूछा गया है, बल्कि अभी तक फेरल हेडी का बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो हो सकता है इनका भी पूछ ले, तो आप इसे भी मार्क करके रखिएगा, फ्यूचर में इसको पूछने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा जो अदर अप्रोचेस है, अदर ऑथर्स ने, अदर जो भी पर्सनैलिटीज़ है उन्होंने जो दिए हैं, हम उसे देख लेते हैं। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच को किस किस ने दिया है, यहाँ पर देखिए आल्फ्रेड डायमंड है, रॉबर्ट स्प्रिथस है, फेरल हेडी है, माइकल क्रॉजियर है एंड मॉरे बर्गर है। सो इन लोगों ने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच मॉडल दिया है। यहाँ पर माइकल क्रॉजियर की एक ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार PYQs में पूछी गई है, तो आप इसको यहाँ पर याद कर लीजिएगा। आप कोशिश करिएगा कि जब भी ऑथर्स को पढ़ रहे हैं तो उनके बुक्स भी पढ़ लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट PYQs में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है जनरल सिस्टम अप्रोच, जो कि फेड्रिक्स ने दिया है, जॉन टी डॉटसन ने दिया है। जॉन टी डॉटसन ने अपनी इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल उन्होंने दिया है। इसके अलावा डेवलपमेंटल अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच किसने दिया है, अगेन ये रिक्स ने दिया है और एडवर्ड वेडनर ने दिया है, जो कि मेजर प्रोपोंडर है डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग अप्रोच किसने दिया है, मार्टिन लैंडर्स ने दिया है। इनका ही इज़ द पियोनियर टू दिस अप्रोच। एक PYQ में भी पूछा गया है कि डिसीजन मेकिंग अप्रोच के पियोनियर कौन है, तो इट इज़ मार्टिन। एंड एंटोनी डॉन ने भी 5 मॉडल कैटेगराइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिया है। इनकी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है इनसाइड ब्यूरोक्रेसी। दिस इज़ ऑल्सो PYQs। जो भी मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ ये PYQs है। तो इन्होंने यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिया है, 5 टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिया है, दैट इज़ क्लाइंबर, कंजर्वर, zealots, advocates, statements. Claimants means the bureaucracy, those who don't want change, they want to maintain status quo. They are very insecure about changes from government system. And conserver is also same, they want to maintain their status and they don't want any changes. Zealots are something they'll do for someone,
they'll do for something for them and something for government citizens. Advocates who do the activities based on decentralization, and the statements are the ideal. These are the ideal bureaucrats. So this model was given by एंटोनी डॉन्स. एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच को टालकर पर्सन ने दिया है, और इन्होंने सोशल सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी दिया है. और इसके अलावा अदर मॉडल्स जो हो जाते हैं इन ऑथर्स ने यहाँ पर दिया है, आप इनको भी एक बार चेक कर सकते हैं. इसके अब ये सारे कंसर्न्स, ये थियोरी वगैरह सब अप्रोचेस होने के बाद एक टाइम पर जाके जो 1980s 1970s था, वहाँ पर जाके CPA का डिक्लाइन होना शुरू हुआ. क्योंकि डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली ये थियोरी बिल्डिंग मॉडल पे था, तो इसका कुछ एम्पेरिकल यूज़ था नहीं. इसके अलावा जो मेजर इसका रीज़न जो था, फोर्ड फोल्ड फाउंडेशन जो है, उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट को यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया था, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट उसका हटा लिया था, तब जाके इसका डिक्लाइन हो गया CPA का. तो ठीक है, अब चलिए हम इसके PYQs देख लेते हैं कि PYQs किस तरह पूछे गए हैं. यहाँ पर देखिए, द ट्रेडिशनल लिटरेचर ऑन कंपैरेटिव गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन इलेक्शन मशीनरी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, प्रेशर ग्रुप्स और पब्लिक फाइनेंस. सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकंड. दिस इज इसका करेक्ट आंसर है. जो ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और प्रेशर ग्रुप से जो भी है उस पर उन लोगों ने फोकस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑब्जर्व दैट CPA हैज़ बीन प्रीडोमिनेटली क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल ओरिएंटेड. सो हमने अभी ऊपर देखा कि डिफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट ऑथर्स है, इसी जॉन्ग एस जून. सो इसका आंसर करेक्ट आंसर सेकंड यहाँ पर हो जाता है. तो देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको आप PYQs देख सकते हैं. मल्टीपल PYQs यहाँ पर पूछे गए हैं, जिससे आप अच्छे खासे मार्क्स बना सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द CPA. सो यहाँ पर आपको देखना है कि इट इज़ क्रॉस कल्चरल, क्रॉस इंस्टीट्यूशनल, क्रॉस नेशनल नेचर. येस, इट हैज़ हेल्प टू एलिमिनेट द नैरोनेस ऑफ द प्रोविंशियलिज्म एंड रीजनलिज्म, एंड yes, that is also the answer. And it is a practitioner oriented. No, हमने यहाँ पर निकोलस हेनरी के 2 एस्पेक्ट देखे थे. यहाँ पर उन्होंने कहा था कि it is cross national and it is theory oriented. So it is not practitioner oriented, it is theory oriented. So if you do with careful, no, so आप अच्छे से इसको आंसर्स को क्लिक आउट कर सकते हैं. करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिल सकते हैं. इट अटेम्प्ट टू सीक द नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. येस, इट वॉज देयर. सो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाता है. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सेप्चुअल अप्रोच इन द CPA अकॉर्डिंग टू द फेरेल-हेडी. हमने देखा है कि फेरेल-हेडी का क्वेश्चन अभी दूसरी बार रिपीट हो रहा है. ऐसे तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, बट आई एडेड द सैम्पल जस्ट टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस. हमने देखा कि मॉडिफाइड ट्रेडिशनल कंटिन्यूटी, इट वाज देयर. डेवलपमेंटल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, इट वाज देयर. आइडियल टाइप मॉडल थिंकिंग, नो. जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग एंड स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे थे. जो तीसरा हमारा था वहाँ पर उनकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में नहीं था. तो आवर आंसर बिकम्स 3. ठीक है. 23, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज एज ए ब्यूरोक्रेसी प्रीडोमिनेंट रिजिम एंड पार्टी पॉलिटिकल रिजिम. सो ये आंसर मोर और लेस इससे ही रिलेटेड है CPA से. अब हम इस आंसर को कैसे डील करें, यानी मतलब हमारे कहीं पर भी कंटेंट में नहीं होता है, हम इसको नहीं पढ़ते, तो इसे हमें PYQ से ही पढ़ना चाहिए. अब आपने ये जो देख लिया है, फेरेल-हेडी ने 2 सिस्टम दिए थे, पार्टी प्रीडोमिनेंट रिजिम और ब्यूरोक्रेटिक रिजिम इन्होंने दिया था. तो आप इसको नोट डाउन कर ले, हो सकता है ये नेक्स्ट फ्यूचर में PYQ क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए. तो इस तरह आपको अपने नोट्स बना लेने हैं क्वेश्चंस के विच आर नॉट देयर इन आवर सिलेबस, बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी ये रिपीट भी हो जाते हैं. तो आप इसके यहाँ पर नोट्स बना लें. तो दिस वॉज द PYQs and concepts. Hope you like this session and hope it has benefited you. So if it has benefited you, to share it with others also, and subscribe for the more such videos and content, and give a feedback in comment section, like if you are liking this video. So thank you for watching.